ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, आप सभी को मालूम होगा, मैंने आपको बताया था कि नुपुर शर्मा जो कि भाजपा की प्रवक्ता हुआ करती थी, उनके द्वारा पैगंबर साहब के खिलाफ कोई टिप्पणी की गई थी, कोई स्टेटमेंट ऐसा दिया गया था जिससे कि पूरे देश में तो विरोध हुआ ही, जो मुस्लिम समुदाय है उन्होंने तो उनका विरोध किया ही, खुद बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटा दिया, और यह विरोध बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि गल्फ कंट्रीज के द्वारा बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स ट्रेंड होने लगा। यह सेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी आज से 2-3 दिन पहले करा दिया है, लेकिन फिर भी एक प्रश्न यहां पर बहुत बड़ा बना रह गया, और वो ये कि भारत ने गल्फ नेशंस के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर इतनी तत्परता से कार्रवाई क्यों करी। बहुत ही बड़ा प्रश्न है, और यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है और इस समय यह हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारत ने अल्टीमेटली गल्फ देशों के द्वारा, खाड़ी देशों के द्वारा, पर्शियन गल्फ में रहने वाले जो देश हैं, सऊदी, यूएई, कुवैत, बहरीन, ओमान, इराक, ईरान, इनकी बात पर इतना जल्दी प्रतिक्रिया देते हुए अपनी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद को क्यों हटा दिया, उनको पद से क्यों हटा दिया। यानी एक प्रकार से सरल रूप से यूं समझिए कि सरकार क्या गल्फ के दबाव में आ गई। बड़ा प्रश्न है। तो चलिए मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगा कि भारत के लिए खाड़ी देश क्यों मायने रखते हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं खाड़ी देश, और भारत के संबंध उनके साथ कितने ज्यादा दृढ़ हैं। आज के सेशन को हम शुरू करें उससे पहले मैं कुछ तथ्यात्मक जानकारियां लिख के लाया हूं आप सबके लिए, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, आप खुद भी इस प्रश्न को एक मेंस आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करें। मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स दूंगा, आसानी से आपके 250 शब्द का जो आंसर होता है वो पूरा हो जाएगा। खाड़ी देशों का भारत के लिए क्या महत्व है, ये पूरा सेशन मैंने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से तैयार किया है, तो आपको उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वहां से सारी चीजें बता देता हूं। ठीक है, चलिए साथियों शुरू करते हैं। क्योंकि आप सभी को याद होगा, मैंने आज से एक दिन पहले ही भारतीय नेता द्वारा पैगंबर साहब पर की गई टिप्पणी के ऊपर जो खाड़ी देशों के द्वारा प्रतिक्रिया थी वो भी मैंने करा दी थी, और इसके साथ साथ मैंने अन्य जानकारी भी आप लोगों को करा दी थी। शुरुआत करते हैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी की, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि अब तक जो नंबर है, जो लोग भारत का प्रतिकार या विरोध कर चुके हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लगभग वो 14 इस्लामिक कंट्री हो चुके हैं जिन्होंने कहा है कि भारतीय नेता के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट, क्योंकि जो पार्टी सत्तारूढ़ है उसी के नेता के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट सही नहीं था, और इसके खिलाफ उन्होंने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया है। लेकिन प्रोटेस्ट दर्ज कराया, ठीक है, भारत सरकार तुरंत उनके कहे अनुसार, या समझिए कि उनको खुश करने के लिए अपने पद से उस व्यक्ति को हटा दी, ठीक है। लेकिन हमारे लिए अब यह थोड़ा सा समझना जरूरी होगा, क्या महत्व है हमारे लिए गल्फ नेशंस का। तो सवाल बना लीजिए कि भारत के लिए गल्फ का क्या महत्व है, और इस प्रश्न को कराने के लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण दिशाओं में इस प्रश्न का जवाब देने का कोशिश करूंगा। आप इस प्रश्न को समझने के लिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी हम बात करें, अच्छा पहले तो मैं यह बता दूं कि आप खाड़ी देश किसको कह रहे हैं। भारत के पश्चिम में जो पर्शियन गल्फ है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरा बताइए, अरेबियन सी से पर्शियन गल्फ को जोड़ते समय जो स्ट्रेट पड़ती है, जो जल संधि पड़ती है, उसका नाम क्या है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आप लोग उस बात को समझ पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों को वर्ल्ड मैप साथ में रखिए ऐसा कहा है, और आपने रखा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। जल्दी से अपने सामने रखे हुए वर्ल्ड मैप को देखिए, दिशाओं के आधार पर ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, लेफ्ट में वेस्ट और राइट में ईस्ट को देखिए। इंडिया के वेस्ट में चलिए, यहां पर अरब सागर के बगल में यहां पर फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ, उसके बगल में जो स्ट्रेट है ना, जो इन दोनों को जोड़ रही है, उसका नाम जल्दी से बता दीजिए। ऋषि ने आंसर दे दिया है, हॉर्मुज स्ट्रेट नाम है इसका, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अच्छा साथियों, अब मैं चलता हूं मुद्दे के ऊपर कि आफ्टर ऑल गल्फ हमारे लिए क्यों मायने रखता है। पैर की कोई नस खिंच गई है, एनीवे तो चलिए साथियों, भारत के विषय में गल्फ हमारे 4 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों में काम का है। भारत और गल्फ के रिश्ते 4 डायमेंशंस में डिस्कस किए जा सकते हैं। सबसे पहला तो आप में से अधिकांश लोगों को पता है कि भारत के लिए गल्फ ऑयल और गैस के लिए महत्वपूर्ण है, ये तो सबको पता है। यानी कि अगर मैं किसी को ना भी बताऊं तो भी वो ये आंसर तो दे ही देगा, हमारा सारा खाड़ी से ही तेल आता है।
नंबर दूसरा जो इंपॉर्टेंट तर्क है जो भारत का खाड़ी के साथ मायने रखता है वो ट्रेड है, और इन सभी बातों के बारे में हम प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करेंगे। तीसरा नंबर जो हमको पढ़ना चाहिए वो है बड़ी मात्रा में भारतीयों के द्वारा गल्फ में नौकरी किया जाना, यानी कि NRI, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, या फिर भारतीय कामगार, यानी कि जो भारत से लोग काम करने गए हैं गल्फ में उनकी संख्या। और नंबर 4 पर है विदेशी संप्रेषित धन, जिसे रेमिटेंसेस कहते हैं, यानी कि संप्रेषित धन। इसके बारे में भी हम आपसे आज चर्चा करेंगे। संप्रेषित धन, ये 4 मुद्दे हैं जिनको लेकर के आपको गल्फ और भारत का रिश्ता समझना चाहिए। चलिए आपको अब यहां पर कुछ तथ्यात्मक जानकारी एक एक करके देने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले शुरू करते हैं ऑयल और गैस के बारे में। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, और फैक्ट यह है कि भारत अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता के लिए जो ऑयल और गैस जरूरी है उसका 84%, ये तथ्य लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपके किसी भी आंसर में काम आ जाएंगे, इसलिए आप इन्हें जरूर लिखिएगा। कितना? भारत अपनी कुल जरूरत का 84% ऑयल और गैस इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट कितना करता है? 84%, मतलब 16% हम अपना ऑयल खुद से निकालते हैं अपने देश में से, जैसे बॉम्बे हाई हुआ, राजस्थान हुआ, या फिर असम डुगबई हुआ, इन सब क्षेत्रों से निकालते हैं। ठीक है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, टोटल ऑयल का 84% इंपोर्ट करते हैं। नंबर नेक्स्ट, हमारे जितना भी ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, मतलब अगर हम कहें कि हमारी कुल ऊर्जा आवश्यकता 100 लीटर तेल की है, तो साहब उसमें से 60 लीटर तेल यानी 60% हमारा जो है ना वो गल्फ देशों से इंपोर्ट किया जाता है। तो ये तथ्यात्मक जानकारी क्यों महत्वपूर्ण हुई वो समझ में आ जाना चाहिए। फिर आपके मन में एक प्रश्न बनेगा, गल्फ से हमने 60% बनाया तो बाकी 24% हमने कहां से मंगाया? यह तथ्यात्मक जानकारी आप जान लीजिए कि भारत अपने तेल की आवश्यकता कुल मिलाकर 27 देशों से मंगाकर पूरी करता है। इस प्रकार से दिमाग में कंसेप्ट बिठा लीजिएगा। यह नहीं है कि भारत केवल इराक से ही तेल मंगाता है, कि अमेरिका से ही मंगाता है, कि रशिया से ही मंगाता है, कि यूएई से मंगाता है। 27 देशों से भारत अपना तेल इंपोर्ट करता है। तो यह मैंने आपको फैक्ट्स बता दिए। अच्छा, एक ऐसा प्रश्न जिसका आंसर आप और हम अक्सर खोजते रहते हैं, समटाइम्स वो अच्छे आर्टिकल्स में लिखा मिल जाता है। मुझे इंडियन एक्सप्रेस में वो आर्टिकल के अंदर लिखा मिला। ये तथ्य आप अपने साथ जरूर रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत कुल कितने बिलियन डॉलर का तेल इंपोर्ट करता है। ये तथ्य आप याद कर लीजिएगा। भारत अपने कुल आवश्यकता में 77 बिलियन डॉलर का तेल इंपोर्ट करता है। कितना? 77 बिलियन डॉलर। इतनी राशि का हम लोग तेल इंपोर्ट करते हैं। कहां से? गल्फ कंट्रीज से हम तेल इंपोर्ट करते हैं। यह तथ्य, मतलब कुल मिलाकर के हम इतना तेल इंपोर्ट, 77 बिलियन डॉलर का तेल इंपोर्ट करते हैं। भारत कुल जितना ऑयल इंपोर्ट करता है, या फिर समझिए जितना भी हम दुनिया भर का सामान मंगाते हैं, उसमें से 1/5 हिस्सा, यानी हमारे कुल इंपोर्ट का 20% जो धन है वो ऑयल के खरीदने पर हमारा खर्च हो जाता है। यह तथ्य भी आपको पता होना चाहिए। यानी 77 बिलियन डॉलर का हम लोग तेल मंगाते हैं, यह तथ्य आपको पता होना चाहिए। आपके आंसर में एक आंसर की तरह से पॉइंट लिखा होना चाहिए। फिर एक सवाल बनता है, भारत का 84% आवश्यकता का तेल इंपोर्ट किया जाता है। यह वैल्यू है कितनी? 84% है कितना? तो आंसर है हम 239 मिलियन टन। यह तथ्य भी याद कर लीजिएगा। मैंने बहुत सारे फैक्ट्स आपके लिए एकत्रित किए हैं, और भी पत्र पत्रिकाओं का मैंने सहायता ली है, लेकिन मेजॉरिटी मैंने आपको बता दी। 239 मिलियन टन हम तेल इंपोर्ट करते हैं पूरी आवश्यकता का। तो यह आपको ऑयल और गैस के बारे में बताया। अब इस फैक्ट को समराइज कर लीजिए कि गल्फ हमारे लिए क्यों मायने रखता है। नंबर 1, हमारी ऊर्जा आवश्यकता का 60% हम कहां से मंगा रहे हैं? गल्फ से मंगा रहे हैं। हम अगर 77 बिलियन डॉलर का ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो लगभग 42 बिलियन डॉलर का ऑयल हम गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। नंबर नेक्स्ट, भारत चूंकि 84% ऑयल इंपोर्ट पर निर्भर करता है, ऐसी स्थिति में हम गल्फ की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्लियर? पॉइंट नंबर 1 जो आपको पता होना चाहिए।
इतनी बात समझ में आ गई। मैं इस जगह यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप गल्फ को यह समझ करके ट्रीटमेंट ना दें कि गल्फ पाकिस्तान के प्रभाव में कोई निर्णय लेता है। जी नहीं, गल्फ का भारत के साथ बहुत ही जबरदस्त और मजबूत संबंध है, और भारत और पाकिस्तान की तरह हम लोग धर्म के आधार पर एक दूसरे से बटे हुए नहीं हैं। भारत और गल्फ नेशंस एक दूसरे के परम मित्र हैं, और उनकी मित्रता को हम बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। हम आपके साथ में आगे बढ़ते हैं। नंबर आपको समझ में आया होगा। अभी आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, रिसेंटली एक देश के राष्ट्र अध्यक्ष की मौत हुई थी, भारत ने अपने झंडे झुकाकर रखे थे। आपको पता होगा आधा झंडा हमने झुकाया था। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन से देश के राष्ट्र अध्यक्ष हाल ही में मरे थे। ठीक है, चलिए अब यह तो हुआ तेल का व्यापार। तो क्या केवल हम गल्फ के साथ तेल का ही व्यापार करते हैं? जी नहीं। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो आप सबको जरूर पता होना चाहिए कि मतलब गल्फ हमारे लिए केवल कोई मतलब यूं नहीं है कि खाड़ी का टुकड़ा है तो छोड़ दो, आप उसको अवॉइड कर दो। जी नहीं। अब मैं आपको एक बहुत जरूरी जानकारी देता हूं। देखो साथियों, एक संगठन है, बिल्कुल हमने यूएई के केस में ऐसा किया था, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है। फातिमा, राकेश, परसन, अभिनंदन, हर्षित, सचित, सभी के आंसर सही है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट सुनो। आपको मालूम है भारत और यूएई के बीच का जो व्यापार है वो भारत के जो टॉप एक्सपोर्टर्स हैं, या फिर कुल व्यापार की अगर हम बात करें तो यूएई के साथ भारत अपना टॉप 3rd नंबर का व्यापार करता है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं, तब तक मैं आपसे कमेंट में क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, और क्वेश्चन है जीसीसी, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, इसमें कुल कितने देश आते हैं? क्योंकि खाड़ी है तो खाड़ी के अंदर जीसीसी की बात होगी, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की बात होगी। आपसे सवाल है इसमें कितने देश आते हैं। मैं इन देशों के साथ में मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज जो है ना, उनके साथ भारत का व्यापार आपको बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं इन देशों में से एक देश जिसका नाम है यूएई। मैंने जैसे आपको बताया, हाल ही में भारत के वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार भारत सबसे ज्यादा व्यापार किसके साथ किया इस बार? 119 बिलियन डॉलर का व्यापार हमने यूएसए के साथ किया। नंबर 2 पर हमने चाइना के साथ 115 बिलियन डॉलर का व्यापार चाइना के साथ किया। नंबर 3 पर मेरे प्यारे साथियों व्यापार में यूएई आया, जिसके साथ हमने 72.9 बिलियन डॉलर का व्यापार किया। आप सोचकर देखिए, भारत का 3rd लार्जेस्ट जो ट्रेड पार्टनर है वो यूएई है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत गलत गलत आंसर दिए हैं। कुल मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों 6 देश हैं जीसीसी के अंदर, जिनमें नाम है यूएई, बहरेन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत। ठीक है, ये देश हैं। इसके अंदर इराक शामिल नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है, कहीं आप लोग कंफ्यूज होते रहे। साथ में इसमें ईरान भी शामिल नहीं है। अच्छा, इसके बाद में यूएई के साथ में हमने ट्रेड पार्टनर बता दिया। यूएई हमारा 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। व्यापार के केस में मैं बात कर रहा हूं। अब दूसरा देश जो गल्फ काउंसिल के अंदर काउंट होता है, दैट इज सऊदी अरब। अगर हम सऊदी अरब की बात करें मेरे प्यारे साथियों, आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत का तीसरा तो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यूएई है, भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो सऊदी अरब है, जिसके साथ हम लोग 42.9 बिलियन डॉलर का व्यापार किए। कितने का व्यापार किए? 42.9 बिलियन डॉलर का व्यापार किए। कॉमन सेंस लगाना, हम केवल तेल का व्यापार नहीं करते, तेल का व्यापार तो 77 बिलियन डॉलर का ही है, जो तो यूएई अकेले से ही पूरा हो गया। हम सऊदी अरब के साथ, जो कि चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, उसके साथ हम सबसे ज्यादा व्यापार करते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं ये 72 और ये 42 मिला दूं तो हम यूएसए को कहीं पीछे छोड़ देते हैं, हम चाइना को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। मतलब यह है कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो 6 देशों का संगठन है, हम अकेले उसके साथ बहुत बड़ा व्यापार करते हैं। इसलिए गल्फ व्यापारिक रूप से भारत के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसी प्रकार से सऊदी अरब की तरह ही अगर हम बात करें तो बात आती है कतर की। भारत कतर के साथ 15 बिलियन डॉलर का व्यापार करता है। 15 बिलियन डॉलर का हम लोग व्यापार करते हैं, किसके साथ में? कतर के साथ में। तो यह तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप सभी साथियों को यहां पर पता होना चाहिए। क्लियर है? उम्मीद है कि सभी साथियों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो। मैंने 3 मेजर पॉइंट यहां पर बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। आपको ऑयल एंड गैस का पॉइंट समझ में आ गया होगा, आपको ट्रेड का पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब तीसरे पॉइंट पर बढ़ रहे हैं
दैट इज एनआरआई। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। अब यहां पर ना भारतीय कामगारों और एनआरआईज के बारे में कुछ बातें बताता हूं। भारत से विदेशों में काम करने गए लोग जिनके पास भारतीय नागरिकता है, उनकी संख्या भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार 13.4 मिलियन है। ध्यान से सुनिएगा, ये जितने भी मैं फैक्ट दे रहा हूं, आप इनको किसी भी आंसर में चिपका के आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, आप इनको प्लीज नोट करते चलिए। फिर से मैं आपके सामने क्या फैक्ट साझा कर रहा हूं, फिर से सुनिए। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय नागरिकता वाले लोग, ध्यान से सुनना, फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। मान लो मैं इंडिया की सिटीजनशिप रखता हूं और मैं दुबई में जाके नौकरी करने लग जाऊं, तो मेरे पास सिटीजनशिप यहां की है, वहां का मैंने वर्किंग वीजा लिया हुआ है और मैं वहां पे नौकरी कर रहा हूं, है ना। ऐसे लोगों की संख्या जो बाहर गए हुए हैं, विदेश मंत्रालय के अनुसार इनकी संख्या 13.4 मिलियन है। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, इसका मतलब 1.34 करोड़ भारतीय बाहर नौकरी करते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन भारत से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पहले यहां से छोड़ करके विदेशों में चले गए, वहां की नागरिकता ले ली, ठीक है। यानी कि वो मूल रूप से तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन थे, पीओआई थे, लेकिन उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ले ली। ऐसे देशों की संख्या, ऐसे लोगों की संख्या मिला ली जाए तो भारतीय मूल के जो लोग भारत से बाहर नौकरी कर रहे हैं, इनकी संख्या 32 मिलियन है। कितनी है? 32 मिलियन, ठीक है। यानी 13.4 मिलियन तो सिटीजनशिप वाले लोग हैं। यदि मैं इनके साथ में उन लोगों को भी मिला दूं जिन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, तो कुल भारतीय मूल के लोग 32 मिलियन प्राप्त होते हैं जो कि बाहर, देश के बाहर नौकरी कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे ये बात क्यों बता रहे हो? बताते हैं। इस बात को तो हटा दो क्योंकि सिटीजनशिप ले ही ली दूसरे देश की, फिलहाल के लिए इसे कंसीडर नहीं करते। हम पहले इस नंबर को कंसीडर करते हैं जिससे आपका एकदम आंखें रात को खुल जाएंगी, नींद उड़ जाएगी। आपको जान के आश्चर्य होगा, इन 13.4 मिलियन लोगों में से जो भारत से बाहर जाके दुनिया के देशों में नौकरी कर रहे हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा 7 मिलियन लोग, 7 मिलियन यानी 70 लाख लोग तो केवल 3 देशों में रह रहे हैं। कौन से देश में? यूएई, सऊदी अरब। यूएई के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या है 3.4 मिलियन। सऊदी अरब में रहने वाले लोगों की संख्या है 2.6 मिलियन। और मेरे प्यारे साथियों, तीसरा जो देश है दैट इज कुवैत। कुवैत में रहने वाले भारतीयों की संख्या 1.03 मिलियन। आप इससे अंदाजा लगाइए, 7 मिलियन तो केवल गल्फ में रह रहे हैं। आप सोचकर देखिए, जितने भारतीय बाहर रहते हैं उनमें से आधे तो केवल इन 3 देश में रह रहे हैं। एक और सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूं, यूएई की जो कुल पॉपुलेशन है उसमें 35% के आसपास हिस्सेदारी इंडियंस की है। यानी वहां की जो मूल पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा कम है। यानी इस प्रकार से समझिए कि वो 20-22% के भी आसपास नहीं है। भारतीय लोगों की संख्या वहां 34 लाख है, 1 करोड़ के तो कुल पॉपुलेशन है। आगे बात समझ में? यह फैक्ट इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, इतनी बड़ी मात्रा में लोग बाहर रहते हैं। अब भारत के लोग बाहर रहते हैं तो इनकी चिंता करना आपका काम बनता है, इन लोगों की प्रतिक्रिया देखना आपका काम बनता है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में हमारे भाई बहन बाहर नौकरी कर रहे हैं, उनके साथ कुछ भी गलत व्यवहार या दुर्व्यवहार ना हो, इसलिए जरूरी बनता है कि हम गल्फ के साथ में मित्रता पूर्वक व्यवहार रखें, क्योंकि हमारे अपने लोग वहां नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, अब एक स्वार्थ की बात बताता हूं जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि यह कितना मायने रखता है। 2020 का आंकड़ा है कि जो भारत के बाहर नौकरी करने गए हुए लोग बाग हैं, उन्होंने भारत में कितना पैसा वापस भेजा। यानी कि अगर हम ये पूछें कि बेटा विदेश कमाने गया, उसने विदेश में ही घर गाड़ी खरीद ली या अपने मां बाप के पास घर में पैसा भेजा, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, वर्ल्ड बैंक का 2020 का डेटा है जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार भारतीय लोगों के द्वारा, जो विदेशों में रह रहे लोग हैं, उनके द्वारा
इंडिया में भेजा गया जो पैसा है वो 83.15 बिलियन डॉलर है। ये वर्ल्ड बैंक का 2020 का डेटा है। दोबारा सुन लीजिए, कितना डेटा बताया मैंने आपको? इट इज 83 बिलियन डॉलर। यदि मैं नंबर्स की अगर हम बात करें तो इट इज 83 बिलियन डॉलर, जो कि किसके द्वारा भेजा गया? भारतीयों के द्वारा अपने घर भेजा गया। साथियों, हमारे बाद जो नंबर 2 पर आता है ना दुनिया में विदेशी संप्रेषित धनों में, भारत नंबर 1 आता है। भारतीयों ने सबसे ज्यादा धन भेजा। नंबर 2 पर मैक्सिको आता है और उसने 42 बिलियन डॉलर पैसा भेजा, यानी कि हम से जस्ट आधा। जो सेकंड नंबर पर भी है ना, हमसे वो इतना पीछे है। अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि ये जो हमारे पास में धन कमाकर भेजा, इस धन में गल्फ से कितना पैसा आया बताऊं मैं आपको? साथियों, भारत सरकार का 2016-17 का डेटा है जिसमें यह कहा गया कि हम जितना भी विदेशी संप्रेषित धन प्राप्त करते हैं, अंग्रेजी में इसे रेमिटेंसेस कहते हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस, उसका आधा यानी कि 50%, यानी कि यदि ये 83 है तो लगभग 40 बिलियन डॉलर हमें गल्फ से प्राप्त होता है। क्या आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? यानी 50% ऑफ इट हमें गल्फ कंट्रीज से प्राप्त होता है। अब आप मुझे बताइए कि गल्फ भारत के लिए कितना मायने रखता है। क्या आपको यह बात समझ में आई? 4 बड़े बड़े पॉइंट्स के माध्यम से मैंने समझाने का एक प्रयास किया। ये जो मैंने पेज लिखा है ये अपने आप में नॉलेज रिच है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। हालांकि ये सारी पीडीएफ वगैरह मैं आपके साथ मेरे टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। तो नंबर 1 ऑयल एंड गैस के केस में, नंबर 2 ट्रेड के केस में, नंबर 3 एनआरआईज के केस में और भारतीय कामगार के केस में और संप्रेषित धन के केस में। अगर आपको यह जानकारी समझ में आ गई हो तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी साथियों के साथ सेशन को शेयर कर देना। मुझे उम्मीद है कि आपको गल्फ का भारत के लिए क्या महत्व है ये एक ही बार में क्लियर हो गया होगा। भारत क्यों मायने देता है, ठीक है? अगर हो गया हो तो एक बार जल्दी से हमें वो कर दीजिए, ठीक है? चलिए, तो यहां पर आप देख लीजिए कि कुवैत के अंदर भारतीय सामान का विरोध हो रहा है। भारतीय प्रोडक्ट्स को स्टोर्स से हटाया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि नहीं, इंडिया के लोगों के द्वारा इस्लाम के विरोध में जो बयान दिया गया, या इंडिया के अंदर जो नुपुर शर्मा के द्वारा बयान दिया गया, वो भारत विरोध, वो मतलब इस्लामोफोबिक है, यानी कि यह दर्शाता है कि वो इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने वाला है। इसलिए हम अपने यहां पर एक विरोध के रूप में भारतीय सामान का बॉयकॉट करना चाहते हैं, ताकि दुनिया को पता चले या फिर भारत को पता चले कि हमें कितना बुरा लगा, ठीक है? तो ये सारी बातें यहां पर हैं, ठीक है? तो गल्फ का क्या मैटर है ये मैंने आपको बता दिया। गल्फ कितना महत्वपूर्ण है ये सारी जानकारी मैंने आपको लिखित में यहां पर दे दी है। जो भी बातें मैंने बोली यहां पर उनका प्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से स्लाइड्स के अंदर लिखित में आपको दे दिया गया है। क्लियर? अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या भारत सरकार गल्फ के साथ दोस्ती रखती है या दुश्मनी रखती है? मैं आपको नंबर ऑफ अवार्ड्स दिखाता हूं। पहले इन तस्वीरों को अच्छे से देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी वर्तमान में सरकार है, जिनके प्रवक्ता के द्वारा बयान जिसकी निंदा सब जगह हुई, उनको गल्फ से कितना सम्मान मिला वो आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। एक बार के लिए जरा आप इसे देखिए। ऑर्डर ऑफ अब्दुल्ला अजीज अल सईद, ये हाईएस्ट ऑनर ऑफ अवार्ड है जो सऊदी अरब के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को 2016 में दिया गया। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमरुल्लाह खान, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि प्रदान किया गया अफगानिस्तान के द्वारा। इसी प्रकार से ग्रांड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड, ये फिलिस्तीन का सबसे बड़ा अवार्ड है जो प्रधानमंत्री को दिया गया। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है यूएई का जो प्रधानमंत्री को दिया गया। ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशाद इजाहुद्दीन पुरस्कार, ये मालदीव्स का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री को दिया गया। ये क्यों बता रहा हूं? ये सारे मुस्लिम देश हैं जिन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री की मित्रता की तारीफ की या उनको रिकॉग्नाइज किया। ऐसे ही किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसा, ये बहरेन का सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि दिया गया है। यानी एक प्रकार से आप यूं समझिए कि हमारे जो रिश्ते हैं वो गल्फ देशों के साथ बहुत मित्रतावत हैं, और हम उनके साथ की मित्रता को उनके इन अवार्ड्स के माध्यम से, उनकी पहचान के माध्यम से देख सकते हैं। यही कारण है कि भारत गल्फ देशों के साथ कोई भी नाराजगी या कोई भी रिश्तों में तलखी नहीं चाहता है।
उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े साथियों, उम्मीद है आपको यह प्रॉपर तरीके से सवाल क्लियर हो गया हो। निवेदन आप सबसे इतना ही है कि सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहिएगा, सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिए। अंकित 10 जिसका यूज करके अनअकैडमी पर आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। रोजाना सुबह आपकी स्पेशल क्लासेस हो रही हैं 7:30 बजे, जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी की मैपिंग करा रहा हूं, आप उसे ज्वाइन करें, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कि एसएससी अश्योर हमारे द्वारा एसएससी कैटेगरी के अंदर एक ऑप्शन दिया जा रहा है, जिसमें 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ में आपको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जा रहा है, 6 से लेकर 10 जून के बीच में यदि आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। यूपीएससी के अंदर अनअकैडमी लाइट करके हमारा ऑप्शन है, जिसमें कि आप हमारे साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 55,000 से ज्यादा बच्चे अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज ले चुके हैं, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अनअकैडमी के कोर्सेज को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो हमारे कोर्सेज के अंदर बहुत सारे बेस्ट एडुकेटर्स का कंटेंट आपको एक जगह पर मिलता है। आप अपने हिसाब से उन्हें जब चाहें देख सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, कई बार भी देख सकते हैं। जब तक सब्सक्रिप्शन रहता है तब तक देख सकते हैं। पूरा प्रिंटेड मटेरियल आपको दिया जाता है, साथ में आपको प्रॉपर मेंटरशिप दी जाती है और डेली आंसर प्रैक्टिस आपको हमारे प्लस कोर्सेज के अंदर उपलब्ध कराई जाती है। जून 8 को हमारे कोर्सेज का प्राइस इजाफा होगा। इससे पहले आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन अगर चाहें तो 86,000 में यूपीएससी का कोर्स परचेज कर सकते हैं। 12 महीने का कोर्स 61,000 रुपए में है, आप इसे परचेज कर लें। अंकित 10 लगाकर आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। यदि आपका 2 साल यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन रहा और उसके बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो अनअकैडमी अश्योर करता है कि आपको 1 साल का फ्री एक्सटेंशन दिया जाएगा। यह अनअकैडमी का ऑफर है, यानी कि 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। यह हमारे द्वारा किया गया कमिटमेंट है। आप लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेडिकेटेड मेंटर उपलब्ध करवाया जाता है, जिसके साथ जुड़ करके आप अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।